हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन। और देखिए, जिस तरह से हम लोग एक एक यूनिट थ्योरी के फिनिश करेंगे, उसी तरह से उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स पर बात भी करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का क्राइटेरिया मैंने ऐसा रखा है, जहां पे थ्योरी में कुछ चीजें मिसिंग है उनको भी इंक्लूड किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जिनके बेस पर आपको आगे कैरी ऑन करना है और कम से कम टाइम खर्च करना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने लिए सेव करके रखना है। उसके बेस पर आपको आगे की पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ द रेस। इन रेस के पेनिट्रेटिंग पावर में क्या रिलेशन मिलेगा? तो देखो, गामा और एक्स रेस दोनों ही चार्जलेस मासलेस होते हैं, लेकिन स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि गामा का जो पेनिट्रेशन पावर है वो सबसे ज्यादा है, मतलब एक्स रेस से भी ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर की होती है गामा। और अल्फा का वेट सबसे ज्यादा है, इसलिए अल्फा का पेनिट्रेशन पावर बीटा से ज्यादा हो, बीटा से भी कम होगा। और बीटा पार्टिकल पे यूनिट नेगेटिव चार्ज रहेगा, मास इसका इलेक्ट्रॉन के जैसा रहता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिंग पावर वाला हुआ गामा। गामा के बाद आएगा एक्सरे, एक्सरे के बाद आएगा बीटा, और बीटा के बाद आएगा अल्फा, बीटा के बाद आएगा अल्फा। यहां पे गामा और एक्सरेज में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखेंगे कि गामा का पेनिट्रेटिंग पावर एक्सरेज से ज्यादा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ बल्ब इज इमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 660 नैनोमीटर वेवलेंथ। The total energy of radiation is 3 into 10 to the power minus 18 joules. The number of emitted photons, तो कितने फोटोन इमिट होंगे इसके बारे में बात करना है। तो E इक्वल टू hc बाय लैम्डा सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, तो यहां पे हम ऐसा कर देंगे nhc बाय लैम्डा, मतलब नंबर ऑफ फोटोन्स की बात भी हम कर लेंगे यहां पे nhc बाय लैम्डा। तो देखो, एनर्जी आपको दिया हुआ है ना, एनर्जी आपको दिया हुआ है यहां पे ये। तो E इक्वल टू एन एच सी बाय लैम्डा, H का वैल्यू होता है 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल्स। C का वैल्यू यहां पे होगा 3 इंटू 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8। लैम्डा की जो वैल्यू है, बल्ब इमिटेड 660 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर, 660 नैनोमीटर। तो 660 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर में हो जाएगा। ये 660 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 मीटर में हो जाएगा, है ना। और यहां से इस पे हम लोग चलते हैं इस कैलकुलेशन पे, तो देखो ये हो जाएगा आपका -9। अगर मैं 2 पॉइंटर इधर करूं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। 2 पॉइंटर 6.6 पे लाऊं तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 7। 7 को -7 को ऊपर कैरी करूंगा तो प्लस का 7 हो जाएगा। ठीक, 6.6 से आ जाएगा 1 टाइम 6.6, और ये 6.6 ये आ गया 1। अब ये आ गया पावर, देखिए कितना आ गया आपके पास, 15 प्लस का और 34 माइनस का, तो 19 आ गया माइनस का पावर। तो 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 E इक्वल टू n इंटू 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बाय दिस डाटा। E कितना दिया हुआ है, एनर्जी कितना दिया हुआ है आपको, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18, 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 18 बाय 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। तो 3 से 3 1 आ गया, 10 टू दी पावर माइनस 19 को ऊपर कैरी करोगे तो प्लस का हो जाएगा, 18 उसमें से निकल जाएगा, तो टोटल कितना बच जाएगा, 10 बच जाएगा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आ जाएंगे यहाँ पे, 10 आ जाएंगे। 10 फोटॉन्स आर देयर। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने मिल जाएंगे इस क्वेश्चन में,
10 फोटॉन्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइन ऑफ बामर सीरीज? तो देखो, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्रीज, इतनी सीरीज आती है। उसमें से लाइमन जो है अल्ट्रावायलेट रीजन में आता है, लाइमन अल्ट्रावायलेट में आता है। बामर जो है वो विजिबल में आता है, बामर आता है विजिबल में, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफंड और हम्फ्रीज, ये सारी लाइंस कहां आती हैं? इंफ्रारेड जोन में आती है, ये ध्यान रखना है। लाइमन के लिए N1 का वैल्यू 1, N1 का वैल्यू 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5 और इसके लिए 6 होता है N1 का वैल्यू। N2 की जो वैल्यूज होती है वो हमेशा N1+1 से निकलती है, N1+1 से निकलती है आगे, N1+1 से इनफाइनाइट तक जाती है N2 की वैल्यूज। तो ये तो बात हो गई लाइंस के बारे में, एक बार मैंने आपको बता दिया। अब क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम वेवलेंथ, तो लाइमन के बाद आता है बामर। तो बामर के लिए क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? फॉर बामर सीरीज के लिए N1 इक्वल टू होगा 2 और मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी कब कंज्यूम करेगा? जब N2 इक्वल टू होगा 3, जब N2 इक्वल टू होगा 3। अब इन वेवलेंथ को निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। N1 और N2 हमने डिसाइड कर लिया है। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मिनिमम एनर्जी, तो 1/λ इक्वल टू R का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7, 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7। एटम किसका है? बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन है तो Z का वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा? 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 7 और ये आ जाएगा आपके पास 1/4 माइनस 1/9। तो एलसीएम ले लेंगे, 36 एलसीएम पे दोनों चले जाएंगे तो 4 36 तो 36 आ जाएगा टोटल, है ना। तो 4 9 जा 36 और 9 4 जा 36, तो कितना आ जाएगा? अच्छा 36 इज द एलसीएम, है ना। और 36 आ गया एलसीएम इसका। इसको अगर मैं ऐसा करूं, हाँ 36 से ही होगा, तो 9 4 जा 4 4 जा 30, 4 9 जा 36, तो आ गया 9 माइनस 4, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं इसको। तो कितना आ जाएगा? 5/36 आ जाएगा। यहां से टोटल कितना मिल जाएगा? हमें 5/36 मिल जाएगा। तो 5/36, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, लैम्डा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा इक्वल टू हम लिख सकते हैं 36 बाय 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 7, 1.09 इंटू 10 टू दी पावर 7 इंटू 5, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा, ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। तो 1.09 इंटू 5, तो 7 और पावर ऊपर जाएगी तो कैसी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। अगर मान लो मैं इसको ऑर्डर 1 ही ले लेता हूं, तो यहां पे 5 7 जा
35, 5 7 जा 35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर का आ जाएगा ये, है ना, 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर का आ जाएगा। अब आंसर कहाँ है, नैनो में है, तो अगर 1.09 लेंगे तो 700 से कम का आंसर मिल जाएगा, तो 660 नैनोमीटर यहां पे हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो 660 नैनोमीटर आंसर यहां पे हमें मिल जाएगा। 1.09 की जगह हमने 1 कर दिया था उसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स करस्पॉन्डेंट टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 45 नैनोमीटर। प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है आपको, ओके, और क्या दिया है, स्पीड ऑफ लाइट भी आपको दी हुई है। क्या निकालना है, कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स। तो सीधा सीधा फॉर्मूला है E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। ठीक है, H का वैल्यू कितना 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, C का वैल्यू कितना 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और लैम्डा का वैल्यू कितना 45 नैनोमीटर, तो 45 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर हो जाएगा ये। यहां से इसको ऊपर कैरी ऑन करो, इसको ऊपर कैरी ऑन करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9 8 17 आ गया पॉजिटिव का। 34 में से 17 चला गया तो कितना आ जाएगा, 34 में से 17 चला गया तो 17 बचेगा, मतलब माइनस का 17 बचेगा, तो यह आ जाएगा 6.6, तो 6 18 8 और 18 का 8 एक कैरी हुआ, 6 18 1 19, 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17 बाय कितना आ गया 45, तो 45 अगर 38 होता तो आधा हो जाता, 45 है तो 45 से उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। 19.8 डिवाइडेड बाय 45 डिवाइडेड बाय 45, 0.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, 0.44 इंटू 10 टू द पावर माइनस 17, मतलब 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स इसका आंसर मिल जाएगा। 4.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल्स इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, ओके, कितना एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा इस गिवन एज एच का वैल्यू दिया हुआ है आपको, सी आपको दिया हुआ है, एवोगाड्रो नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, एनर्जी एब्सॉर्ब पर मोल है, अच्छा इन पर मोल, तो पर मोल के लिए आपको एवोगाड्रो की भी जरूरत पड़ेगी, तो E इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, एनर्जी एब्सॉर्ब, ओके, C का वैल्यू आपको दिया हुआ है, N का वैल्यू भी आपको दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा, अच्छा लैम्डा के टर्म में ही निकालना है इसलिए लैम्डा नहीं दिया हुआ है, तो 6.62 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 एच सी का वैल्यू हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 10, और एवोगाड्रो पर मोल चाहिए तो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 बाय लैम्डा। ये है आपका पूरा कैलकुलेशन। तो 23 और 10 मिला के कितना हो गया 33 हो गया, 33 हो गया। 33 जब 27 में से जाएगा तो 33 और 27 तो 3 3 6 का डिफरेंस आ गया है ना, तो 6.62 इंटू 3 इंटू 6.023, यह आ जाएगा आपका 119.61 119.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस, हमने कितना पढ़ा लिया था इसको, ये हो गया था आपका कितना
23 और 10, 33 पॉजिटिव हुआ, 27 उसमें से सब्सट्रैक्ट हुआ, 33 में से 27 गया प्लस का तो माइनस का, तो आंसर कितना आ जाएगा प्लस का 6 बाय लैम्डा। और कैसे लिख सकते हैं, 1.19 के ऑर्डर में लिखेंगे तो पावर हो जाएगी 8 की, तो पावर हो जाएगी 8 की, 1 पॉइंट के ऑर्डर में लिखेंगे तो ए इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनर्जी E1 एंड E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength, तो देखो एनर्जी और वेवलेंथ का क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, E इक्वल टू hc बाय लैम्डा, ये रिलेशन होता है। ठीक, तो E1 बाय E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 बाय E2 इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, सीधा सीधा फॉर्मूला है। E1 बाय E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, तो क्या हो गया 25 बाय 50 इक्वल टू लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, तो कितना आ गया 1 बाय 2 आ गया, ये इसका मल्टीपल, ये इसका मल्टीपल, तो लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 लैम्डा 2, लैम्डा 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 लैम्डा 2, बी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। Which one of the following series of transition spectrum of hydrogen atoms falls in the visible region, तो मैंने आपको अब ये भी बताया इसके बारे में, लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बामर विजिबल में, पास्चन, ब्रैकेट, पी फंड और हम्फ्रीज इंफ्रारेड में आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज आता है, बामर, विजिबल रीजन में कौन सा सीरीज आता है, बामर, बामर विजिबल रीजन का सीरीज है। नेक्स्ट, a 0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second, the associated wavelength is, तो लैम्डा निकालना है, फॉर्मूला हो जाएगा h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, h का वैल्यू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, m की वैल्यू यहां पे केजी में ही दी है तो केजी में ही रहेगी 0.66, ओके। स्पीड कितना है 100 मीटर पर सेकेंड, 100 मीटर पर सेकेंड, तो ये भी मीटर में रहेगा, पावर में ले लूं तो मैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर में 2, ऊपर कैरी ऑन करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, ये आ गया कितने टाइम्स 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 36, तो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 35, अब दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 35, 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 35 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। सी इज द आंसर। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अच्छा क्वेश्चन है ये, अनसर्टेनिटी पे कुछ क्वेश्चन आ भी सकता है, ध्यान रखना है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10 टू द पावर, सेंटीमीटर का ध्यान रखना है, ये सेंटीमीटर में दिया है, ये भी ग्राम में दिया है, तो बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पे चेंजेस हमें करने नहीं पड़ेंगे। और एक्यूरेसी दी हुई है 0.001%, तो देखो पहले फॉर्मूला डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाय 4 पाई, ये हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला है। जब भी वेलोसिटी में आपको ऐसा दिया हुआ है कि वो 0.001% एक्यूरेट है, तो कैसे जाएंगे, तो पहले डेल्टा वी कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, फाइनली 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एक्यूरेसी कितनी 0.001, 0.001 का मतलब हुआ 10 टू दी पावर माइनस 3%, तो परसेंट इज डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 10 टू दी पावर
-2 और आ गया, तो 10 टू द पावर -2 और 10 टू द पावर -3 कितना हो गया, 10 टू द पावर -5 हो गया। -5 में से -4 चले जाएगा तो -1 बचेगा, मतलब ये डेल्टा V आपका कितना आ गया, फाइनली 0.3 आ गया। अब फॉर्मूले में देखिए क्या निकालना है, अनसर्टेनिटी वेयर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन निकालना है, मतलब डेल्टा X निकालना है। तो डेल्टा X इक्वल टू क्या हो जाएगा, H कितना है 6.6 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्क्स हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना है, अर्क में दिया भी है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -27 अर्क्स। ओके, अब आपके पास बाकी वैल्यू क्या है, 4 पाई, तो 4 इंटू 3.14 इंटू कितना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -28, और फाइनली वेलोसिटी कितनी आ गई थी हमारे पास, 0.3 की आ गई थी। वेलोसिटी कितनी आ गई थी, 0.3 की आ गई थी। तो पहले हम बात कर लेते हैं पावर की, तो पावर को ऊपर कैरी कर लो, तो ये 10 टू दी पावर -28 ऊपर जाएगा, तो 10 टू दी पावर 28 प्लस का हो जाएगा, यहां से इसको हटा दो। अब देखो 4 इंटू 3.14, 4 इंटू 3.14 यह आ जाएगा 12.56 इंटू 9.1, तो यह आ गया 114 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो यह आ गया 34.28, तो 6.62 बाय 34.28 इंटू 10 टू दी पावर इंटू 10 ही बचेगा, 10 टू दी पावर 1 मतलब 10 बचा, 10 टू दी पावर 1 मतलब 10 बचा, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 66 हो गया, 66 डिवाइडेड बाय 34.28 है ना, 66 डिवाइडेड बाय 34.28 आंसर आ जाएगा 1.92, मतलब 1.92 इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन, 1.92 समथिंग। मैंने 6.62 की जगह 6.6 कर दिया था, इसलिए थोड़ा अप्रोक्सीमेट आ रहा है, तो 6.62 रहेगा तो वो आ जाएगा, मैच कर जाएगा, तो 1.93 सेंटीमीटर यहां पे आपको मिल जाएगा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अब क्या चाहिए, ऑर्बिटल्स आर अरेंज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है क्वेश्चन का, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो डिक्रीजिंग को पहले लिख लो, मोर टू लेस जाना है आपको, कैसे डिक्रीजिंग को, कैसा, मोर टू लेस। अब ऑर्बिटल्स है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, n+l से कैलकुलेट करते हैं। हायर द वैल्यू ऑफ n+l higher the energy, higher the value of n+l, higher the energy. If n+l is same for the two different label, अगर n+l का वैल्यू दो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रहा है, तब क्या ध्यान रखेंगे, n is higher, energy is higher, n is higher, energy is higher। अब पहला यहां पे क्या क्या है हमारे पास, ऑर्डर 4d, तो n इक्वल टू 4 हो जाएगा, d के लिए l का वैल्यू 2 होता है, यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा पहले के लिए। सेकंड के लिए चलो 5p, तो 5 और l का वैल्यू p के लिए होता है 1, तो ये भी 6 आ गया। देखो मैंने कहा था कि अगर सिमिलर आएगा तो हम क्या करेंगे, तो सिमिलर आएगा तो जिसका n हायर है उसका एनर्जी हायर होगा, n हायर तो एनर्जी भी हायर। थर्ड पे आइए, थर्ड क्या है, 5f, तो 5f, f के लिए l का वैल्यू होता है 3, तो 8 आ गया, तो सबसे हाईएस्ट तो ये जा रहा है इनमें से जो अभी तक दिखे हैं। 6p, तो 6 + 1 7, ओके, तो सबसे पहले आएगा 3 सबसे हायर, उसके बाद आएगा 4, ओके। अब दो जगह पे 6 आ रहा है, तो n किसका हायर है, सेकंड का, 1 सबसे लास्ट में जाएगा, तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, मतलब सबसे पहले गया 5f, 3 पे आ रहा था 5f, तो 5f सबसे पहले, 5f, उसके बाद आया 6p, 5f 6p,
5F 6P 5P 4D, सबसे लास्ट में जाएगा 4D, आंसर हो जाएगा B. B इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. इस टाइप का फॉर्मेट आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट, हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड टोटल 3 नोड्स. एंगुलर नोड्स कैसे? एंगुलर नोड्स आर इक्वल टू L. एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला होता है एंगुलर नोड्स इक्वल टू L. और स्फेरिकल नोड होती है, स्फेरिकल नोड का फॉर्मूला लिखना है n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन, n माइनस एल माइनस वन. ये स्फेरिकल नोड निकालने का फॉर्मूला होता है. तो एंगुलर नोड कितनी है? 3. एंगुलर नोड कितनी है? 3. तो किस में आ जाएगी? 4F में एंगुलर नोड आ जाएगी 3. इन केस ऑफ 4F एंगुलर नोड इज 3. स्फेरिकल भी चेक कर लो, तो 4F कहां आएगा? 4th ऑर्बिट में. 4 माइनस 3 माइनस 1 तो 0 आ जाएगी. तो टोटल नोड भी 3 प्लस 0 कितना रहेगा? 3 रहेगा. तो वो लेवल कौन सा होगा? 4F. ओनली F इज इंडिकेटेड हियर वेयर वैल्यू ऑफ L इज 3. तो एंगुलर नोड्स इक्वल टू L, इट मींस अजीमुथल क्वांटम नंबर. एंगुलर नोड्स इक्वल टू अजीमुथल क्वांटम नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? कौन सा इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर S इलेक्ट्रॉन इज 0, बिल्कुल सही है. एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला होता है म्यू I इक्वल टू अंडर रूट L प्लस 1 इंटू H बाय 2 पाई. और S के लिए फॉर S L इक्वल टू 0, तो यहां पे 0 रख देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. तो ये तो करेक्ट है. एन ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही है, N, L और M. वाइल इलेक्ट्रॉन में 4 आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन की स्पिन भी आएगी, बिल्कुल सही है. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन, ये ही रॉन्ग है क्योंकि 1s2 2s2 2p3. तो 2p3 में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो तीनों क्लॉकवाइज आपको डिनोट करने पड़ेंगे. 2p3 क्लॉकवाइज होगा. तो आंसर इज दिस फॉर दिस क्वेश्चन. रॉन्ग स्टेटमेंट इज C. द वैल्यू ऑफ M फॉर dz स्क्वायर इज 0, बिल्कुल सही है. लेटेस्ट वैल्यू 0 होती है dz स्क्वायर के लिए. तो C इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रॉन्ग स्टेटमेंट? हमेशा ध्यान रखना है, रॉन्ग पूछा है या राइट पूछा है उस पर पहले निशान लगा के तब आगे चलना है. द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, तो जैसे डेल्टा एक्स होता है वैसे डेल्टा ई भी ले सकते हैं, डेल्टा टी भी ले सकते हैं. तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इक्वल टू H बाय 4 पाई, सही है. हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू द ग्रेटर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. The energy of 2s orbital is less than energy of 2p orbital in case of hydrogen. तो ये स्टेटमेंट यहां पे रॉन्ग है. हालांकि ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन हाइपोथेटिकल देखो 2s 2p दोनों सेकंड ऑर्बिट में आएंगे तो एनर्जी ऑलमोस्ट सेम रहेगी दोनों की, डिफरेंट एनर्जी नहीं होगी यहां पर. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी. आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी. हाइड्रोजन के केस में एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है. सेकंड लेवल है तो दोनों की एनर्जी सेम होगी, क्योंकि लास्ट वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है. तो ओनली सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज मैक्सिमम एनर्जी? मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी. ओके, तो देखो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं. इन फर्स्ट केस ऑप्शन ए, इन ऑप्शन ए 2 इलेक्ट्रॉन्स आर इन एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि ये P5 रहा होगा. P5 से D2 तक पहुंचा है, P5 से D2 तक पहुंचा है, तो 2 एक्टिवेशन लगा है. यहां पे 2 एक्टिवेशन लगा है. सी में कोई एक्टिवेशन लग नहीं रहा है. यहां पे P4 से डी में गया, कहीं भी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, एक एक्टिवेशन लगा है. यहां पे भी
यहां पे भी एक एक्टिवेशन लगा है, लास्ट में भी एक एक्टिवेशन लगा है, 3s 3p 3d, 3s 3p 3d। तो आंसर हो जाएगा ए। 2 एक्टिवेशन एनर्जी इज देयर, 2 एक्साइटेड स्टेट एनर्जी चेंज इज हियर, सो आंसर इज ए फॉर द क्वेश्चन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? नो टू इलेक्ट्रॉन हैव, नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम स्पिन, दो इलेक्ट्रॉनों के चक्रण की दिशा कभी भी समान नहीं होगी। नो टू इलेक्ट्रॉन हैव सेम स्पिन, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उनके चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं होगी। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट ऑकर्स इन द ऑर्बिटल, ये पेयरिंग वाला रूल तो हंस रूल है। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग अबाउ है। नो टू इलेक्ट्रॉन इन एन आइटम हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, ये सही आंसर है। दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं होगी। दिस इज द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Which one of the following set of quantum number represent the highest energy? Highest energy where n plus l is higher, n plus l is higher। तो देखो यहां पे 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 कितना आया? 3 आया। 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। 4 प्लस 0 4 ही रहेगा। 3 प्लस 2 इज द 5, n प्लस l is higher, energy is higher, n plus l is greater, energy is higher, energy is higher। जितना n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितना n प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी। सी इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। स्ट्रोंशियम 38 88। न्यूट्रॉन्स का नंबर कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन्स इक्वल टू एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, ए माइनस जेड। 88 माइनस 38 तो कितना आ जाएगा? 50। 50 न्यूट्रॉन्स आर हियर, आंसर इज 50। द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, मतलब हर टाइप के क्वेश्चन को जोड़ने की कोशिश किया है ताकि सभी टाइप के फॉर्मूले आपके रिकॉल हो जाए। तो रेडियस वाला फॉर्मूला होता है रेडियस आर इक्वल टू एन स्क्वायर बाय जेड इंटू 0.529, उसकी जगह यहां पे 0.3 ले लिया है। हाइड्रोजन के लिए इतना है, लिथियम के लिए कितना होगा ये पूछा है, तो आर कितना? लिथियम के लिए ऑर्बिट नहीं दिया है तो 1 ले लेंगे। लिथियम के लिए जेड का वैल्यू कितना होता है? 3 इंटू 0.53, 0.53 तो 17 × 51, 0.17 के आसपास आंसर आ जाएगा। आंसर इज 0.176 एंगस्ट्रॉम, 0.176 एंगस्ट्रॉम इज द आंसर। फास्ट इसलिए चल रहा है ताकि आपको भी फास्ट करने की आदत डालना है। केमिस्ट्री का पेपर, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन आधे घंटे में करने हैं क्योंकि फिजिक्स के लिए भी टाइम बचाना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one is not arrangement according to Bohr's model? Which one? Bohr's model। तो Bohr's model ने क्या कहा था? Electrons revolve in the circular path of definite energy। जैसे ही बोर का नाम आए ये नाम ध्यान आ जाना चाहिए। लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करता है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल ने क्या कहा था? हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया था बोर्स मॉडल ने, तो ये सही है। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी, नो टू इलेक्ट्रॉन सेम एनर्जी की बात की थी तो पॉलीज भी आ जाएगा, प्लैंक्स भी आ जाएगा। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नॉट एग्रीमेंट विथ, किस कॉन्सेप्ट को एग्री नहीं करता है? तो वह है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो हर जगह पे क्या होगा? चेंज होते जाएगा, इसीलिए वो रोजेट शेप वाला सिचुएशन आया था। जबकि बोर्स मॉडल क्या कहता है? बोर्स मॉडल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ। बोर्स मॉडल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इन द सर्कुलर पाथ। जब बाद में डी ब्रॉगली ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव के जैसा भी चलता है, तो वेव कैसी चलेगी? इस तरह से चलेगी वेव। तो वेव का नेचर भी है और पार्टिकल का नेचर भी है,
तो यहां से ये कॉन्ट्राडिक्शन शुरू हुआ। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज द कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ बोर्स मॉडल। ये ध्यान रखना है आपको, इसको आधा कंसीड करते हैं तो रोजेट शेप आ जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट, टेबल टेनिस बॉल का मास है 10 ग्राम, ओके, स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड, फिर से एक्यूरेसी डाल दिया 10%। तो पहले v पे चलते हैं। डेल्टा v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 मीटर, 10% इज द एक्यूरेसी, 10/100, तो 100 से 100 गया, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा डेल v। डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इक्वल टू h/4 अब मुझे क्या चाहिए, यहां पे पोजीशन चाहिए, x चाहिए, मतलब x चाहिए, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x इक्वल टू हो जाएगा h 6 मीटर में ही है ना, मीटर में है बिल्कुल, 6.6 2 इंटू 10⁻⁻34 और मास कितना दिया है, 100 मीटर, 10 ग्राम दिया है। 10 ग्राम को केजी में चेंज करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है, केजी मीटर पर सेकेंड, तो 10 ग्राम को केजी में चेंज किया मैंने, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिया या 1000 से डिवाइड कर लीजिए, एक ही बात है। तो ये हो गया मास, एक चीज आ गई हमारे पास, m आ गया, डेल v कितना है, 10 है, सेंटीमीटर में तो नहीं था ना, सेंटीमीटर में नहीं है तो 10 मीटर आ रहा है, ठीक है। 4 इंटू पाई, 4 इंटू 3.14, अब चलिए कैलकुलेट करते हैं, तो 10 से 10 100 हो गया, 100 का मतलब हो गया 10 का पावर 2, 10 का पावर 2 और यहाँ पे 10 का पावर -3, तो 10 का पावर 100, 10 का पावर 2 प्लस का, तो -1 बचेगा यहाँ पे, तो -1 को कैरी करोगे तो ऊपर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। यहां से देखो 10 से 10 100 मतलब 10 का पावर 2, यहाँ पे मैंने पावर माइनस किया, 10 का पावर -1, ऊपर जाके 10 का पावर +1 हो गया, तो ये डाटा कैंसिल। अब 3.4 इंटू 3.14 तो 13 के आसपास आंसर आता, 12 पॉइंट समथिंग, तो 12 पंजे 60, तो सीधा सीधा मैं जा सकता हूं 0.5 इंटू 10⁻⁻33, 10⁻⁻33, तो 5 इंटू 10⁻⁻34 पे जा सकता हूं सीधा मैं, 5 इंटू 10⁻⁻34, और v कितना आ गया था, डेल v का चेंज कितना आ गया था, 10, तो 10 और 5 इंटू 10⁻⁻34, तो b इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए b इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा b। How many orbitals and electrons are associated with n equal to 4? तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है 2n²। कौन सा नंबर का ऑर्बिट है, 2n², 2n², तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 16 दूनी 32 इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मूला बता दे रहा हूं ताकि ध्यान रहे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इक्वल टू होता है n²। चौथा ऑर्बिट है तो 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा, 16 ऑर्बिटल। हाउ मेनी ऑर्बिटल्स, तो 16 ऑर्बिटल और 32 इलेक्ट्रॉन, 16 ऑर्बिटल और 32 इलेक्ट्रॉन। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 16 ऑर्बिटल में 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 16 ऑर्बिटल कैरिंग 32 इलेक्ट्रॉन्स, सीधे सीधे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन 3D ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन ऑल द 3 एक्सेस, तो देखो dxy, dyz और dzx, ये कैसे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कहां होती, 45 डिग्री के एंगल पर होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज कहां होती है, इनमें 45 डिग्री के एंगल पर होती है। dx² y² में कैसी रहेगी, इस तरीके से रहेगी, मतलब इधर और इधर के डायरेक्शन में। एक ऑर्बिटल है dz² जिसमें
एक्स पे भी रहेगी, वाई पे भी रहेगी और जेड पे भी रहेगी। तो यही एक ऐसा एक्सेस है, क्योंकि एक इसमें सर्कल रहता है, एक इसमें सर्कल रहता है और एक इसमें डंबल रहेगा, वन डंबल एंड वन सर्कुलर रिंग, वन डंबल एंड वन सर्कुलर रिंग। इसलिए इसमें क्या मिल जाएगा आपको, सभी एक्सेस पे मिल जाएगा। तो आंसर हो जाएगा डी सेट स्क्वायर। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी सेट square. D Z square is the answer for the question. How many electrons have following quantum number n equal to 4 and spin is 0? तो spin is minus half. तो देखो n equal to 4 कहा, n equal to 4 कहा, तो total number of electrons कितने हो जाएंगे? Total number of electrons equal to 32. तो उसमें से प्लस हाफ वाले कितने होंगे? 16। प्लस हाफ स्पिन वाले कितने? 16। और माइनस हाफ स्पिन वाले भी कितने होंगे? 16। 16 इलेक्ट्रॉन विथ माइनस हाफ स्पिन, 16 इलेक्ट्रॉन विथ माइनस हाफ स्पिन, 16 इलेक्ट्रॉन विथ माइनस हाफ स्पिन। द ऑर्बिटल डायग्राम इज गिवन। अबाउ प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है, मतलब कौन अबाउ के नियम का पालन नहीं कर रहा है, ये कहा है। तो अब्बाऊ ने क्या कहा था, पहले लोअर एनर्जी फिल हो जाएगी फिर हायर एनर्जी में जाएगा, पहले लोअर एनर्जी फिल हो जाएगी फिर हायर एनर्जी में जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। आंसर इज सी फॉर द क्वेश्चन। आंसर इज सी फॉर द क्वेश्चन, क्योंकि S2 रहेगा, 2p2 रहेगा। ये अब्बाउस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये अब्बाउस रूल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी। नाउ व्हाट? कॉन्फ़िगरेशन डज नॉट ओबे द हुंड्स रूल। तो हुंड्स रूल में क्या है, सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जब तक सिमिलर एनर्जी के ऑर्बिटल, हुंड्स रूल क्या कहता है, इन द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट टेक्स प्लेस अंटिल ऑल द अवेलेबल ऑर्बिटल्स आर सिंगली ऑक्यूपाइड। जब तक सभी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। और इनमें से सीधा सीधा देखो आंसर दिख रहा है क्रोमियम। वायलेट द हुंड्स रूल। तो वायलेट द हुंड्स रूल, हुंड्स रूल को वायलेट कौन करता है? क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन। आंसर हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा डी। ओके, यहां पे S2 का एक इलेक्ट्रॉन 3D में चला जाता है, कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 4s1 3d5। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है? 4s1 3d5। तो ये हुंड्स रूल को वायलेट कर रहा है, आंसर डी। तो आंसर डी इज वायलेट्स द हुंड्स रूल।